हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडू कलर्स में। आज हम भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता पार्ट सेकंड पढ़ेंगे और ये वीडियो बनाने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सेगमेंट भी रखा है, अगर आप चाहें तो साथ साथ उसे भी कर लेंगे और इस तरीके से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन की। देखिए, पहले जो हमने पार्ट 1 पढ़ा था उसमें मैंने आपको भौगोलिक विस्तार एवं कालक्रम बताया था। जो टाउन प्लानिंग है सिंधु घाटी सभ्यता की, नगर योजना कैसी है, उनकी जल निकासी कैसी थी, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। अब हम इसके राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और सिंधु सभ्यता के पतन के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक जीवन के हम देख लेते हैं कि समाज की रचना किस तरीके से थी। बेसिकली जो समाज की रचना थी उसमें जो हम देखते हैं कि समाज की जो इकाई थी परिवार थी, और परिवार में हम देखते हैं कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी। और जो मोहरों पर हमें अंकित चित्र थे उससे हमें पता चलता है कि मातृ जो समाज था वो मातृ प्रधान था। यहाँ पर हमें पुरोहित, धर्मगुरु, ज्योतिषी, वैद्य ये सब मिलते हैं। सैनिक का काम करने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन हमें योद्धा नहीं मिलते, क्योंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये शांति प्रिय लोग थे, युद्ध प्रिय लोग नहीं थे। यहाँ पर हमें व्यापारी, शिल्पी, जुलाहे, कृषक, श्रमिक वर्ग ये सब लोग मिलते हैं। अच्छा, अब भोजन किस तरह का था यहाँ पे जो भोजन था, ये लोग खाने पीने के बहुत शौकीन थे और शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। फल सब्जियाँ वगैरह खाते थे। यहाँ की जो मुख्य फसल थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गेहूँ और जौ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ पे थी। दूध से वो परिचित थे, दूध वगैरह पीते थे। इसके अलावा गाय, सुअर, भेड़, मुर्गे, मछली व अंडे का वो सेवन करते थे। अब हम बात करते हैं वस्त्र एवं आभूषण की। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये आभूषण पहनते थे, सोने, चांदी, माणिक के और जो महंगे कीमती पत्थर होते हैं उनके बने होते थे। और जो गरीब लोग होते थे, निर्धन लोग होते थे, वो अस्थिया, घुंघू, सीपो, तांबे, कांसे और पक्की मिट्टी के आभूषण बनाकर पहनते थे। ये लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। और जो आभूषण हैं वो स्त्री व पुरुष, महिलाएं व पुरुष दोनों ही पहनते थे। ओके, आता था। शवों को 3 प्रकार से शवदान हमें यहाँ मिलता है। पूर्ण, आंशिक एवं दाह संस्कार का प्रमाण मिलता है। लोथल से हमें 3 युगल शवदान मिले हैं तथा कालीबंगान से हमें 1 युगल शवदान मिलने से विद्वानों ने यहाँ सती प्रथा के प्रचलन का अनुमान लगाया है, लेकिन हम इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था की बात करी जाए तो यहाँ पर कई इतिहासकार मानते हैं कि जो शासन था वो लोगों के हाथ में ही था, जनतंत्रात्मक पद्धति थी। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई राजा था, यहाँ पे कोई राजा नहीं था। लोग जो थे अपने आप ही शासन चलाते थे, एक परिवार की तरह रहते थे। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा जो 2 प्रमुख राजधानियाँ हुआ करती थी, स्टुअर्ट पिगट ने इनको जुड़वा राजधानियों की संज्ञा भी दी है। तो डॉक्टर रामशरण शर्मा के अनुसार हड़प्पा का जो शासन था वो वणिक वर्गों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वणिक वर्गों में यानी व्यापारिक वर्गों के हाथों में था। शांतिपूर्ण राजनीतिक स्वरूप होने के कारण यहाँ के लोगों का जो जीवन था वो सुख समृद्धि से बीतता था। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा जैसे नगरों के अवशेषों को देखकर ऐसा लगता है कि नगर शासन जैसी व्यवस्था ज़रूर रही होगी। जिस तरीके से जल निकासी हो रही, जिस तरह से भवन बन रहे हैं, जिस तरीके से हर चीज़ें हो रही हैं, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ नगर निगम जैसी व्यवस्था रही होगी। अब हम बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था की। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृषि की। सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था में समृद्ध कृषि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के संतुलन पर आधारित थी। 2 फसलों की खेती होती थी, हल का प्रयोग होता था, फसलों की डिफरेंट वैरायटी थी यहाँ पर। जैसे इस सभ्यता के लोग जो थे 9 फसलें उगाते थे, जैसे गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास, इस तरह के अनाज वो उगाते थे। अनाज को रखने के लिए बड़े बड़े अन्न भंडार हुआ करते थे, जिनके बाहर ही अन्न पीसने की व्यवस्था भी होती थी। ठीक है, ओके। कृषि कार्य के लिए पत्थर के और कांसे के औजारों का प्रयोग मिलता है। फावड़ा या फाल हमें नहीं मिला है, लेकिन संभवतः यहाँ के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे।
हमें कालीबंगान से जुते हुए खेत और बनावली से, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, मिट्टी के हल जैसा में खिलौना कुछ प्राप्त हुआ है, तो मतलब लोग इस चीज़ से अवगत थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा एवं लोथल से हमें बड़े बड़े अन्नागार जहाँ पे अनाज रखे जाते हैं इसके साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ के लोग तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू, केला आदि फलों से भी परिचित थे। अब हम बात करते हैं पशुपालन की। कृषि के अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के निवासी पशुओं को भी पालते थे। वे पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात होता है कि वे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि से परिचित थे। ये ऊँट के अवशेष भी यहाँ मिले हैं, लेकिन एक ऊँट पालते नहीं थे, उनका लोकप्रिय जानवर नहीं था वो। हाँ, हमें यहाँ पे घोड़े के सुरकोटता से थोड़े उसके अस्थि पंजर मिले हैं, लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि घोड़े पालने का साक्ष्य हमें यहाँ से नहीं मिला है, और हमें ये घोड़े से परिचित थे ऐसा कुछ हमें यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला है। अब हम बात करते हैं उद्योग एवं शिल्पकला यानी कि उद्योग एवं व्यवसाय की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, शिल्पकला में बहुत अच्छे थे। कई तरह की मूर्तियाँ बनाते थे, जैसे वो हड़प्पा से हमें नाव की मूर्तियाँ मिली हैं, और हमें हड़प्पा से ही हमें मूर्ति निर्माण के, आभूषण, मनके बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। हम सबसे पहले चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में ही आई थी। लोथल से हमें 5 मिट्टी के नाव बने मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो से हमें ईंट के भट्टे के अवशेष मिले हैं, और यहाँ पर जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया, यहाँ पे लोग तांबा प्लस टिन को मिला के कांस्य धातु बनाने से अवगत हो चुके थे। इसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो से एक नृत्य की करती हुई नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा मिली है। इसके अलावा हड़प्पा एवं चहुंदड़ो से हमें कांसे की गाड़ियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति वाले एक पुजारी की मूर्ति मिली है। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से हमें मिला है। मोहनजोदड़ो से हमें हाथी दांत के मानव चित्र मिले हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिले हैं। बर्तन मिले हैं, उस पर उन्होंने कारीगरी की है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं, और ये बहुत सुंदर व आकर्षक हैं जो इन्होंने अपने हाथों से बनाई हैं। अब हम बात करते हैं व्यापार एवं वाणिज्य की। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे विदेशों से व्यापार करते थे। विदेशों से इनका संपर्क होता था, जल एवं थल दोनों ही मार्ग से था, और थल पर बैलगाड़ियों का एवं जल में जहाज़ों का, पानी वाले जहाज़ों का प्रयोग किया जाता था। विद्वानों का विचार है कि सिंधु निवासी सोना, चांदी, सीसा, तांबा आदि आयात करते थे। संभवतः दासों का व्यापार भी होता था। मेसोपोटामिया अभिलेखों में जो हमें मेलुहा शब्द मिला है वो सिंधु क्षेत्र के व्यापारिक संबंधों की चर्चा करता है। और दिलमन जो है, दिलमन ये सैंधव सभ्यता का और मेसोपोटामिया के बीच में एक बंदरगाह के रूप में काम करता था, ये जगह दिलमन जगह। अब हम बात करते हैं मापतौल की, कि यहाँ पे मापतौल कैसे होता था। यहाँ पर जो तौल की इकाई थी वह 16 के एवज में होती थी, जैसे 16, 64, 160, 320, 640। सैंधव लोग जो थे वो जो बाट बनाते थे वो घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंकु के आधार का, ढोल के आकार का, इस तरीके के बनाते थे। और ये लोग जो मापने की जो पद्धति होती है उससे भी ये लोग अवगत थे। अब बात करते हैं मोहर की। यहाँ से जो हमें तकरीबन 2000 मोहरें मिली हैं। जो सबसे ज़्यादा मोहरें हमें मिली हैं जिस जगह से, तो वो है मोहनजोदड़ो। और जो मोहरें बनी हैं, ज़्यादातर मोहरें सेलखड़ी की बनी होती थी, और कुछ मोहरें गोमत, चट, मिट्टी की भी बनी होती थी। और जो सबसे ज़्यादा मोहरों पे हमें चित्र मिला है वो एक सींग वाले सांड, यानी कि जो बैल है, वृषभ का, हमें इस एक सींग वाले बैल का, वृषभ का हमें चित्र सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। लिपि की बात करते हैं। लिपि, सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह थे, और तकरीबन 250 से 400 के बीच में अक्षर थे। और जो इनकी लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, तथा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। ये जो लिपि है क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर तथा बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? बोस्ट्रोफेदोन। लिपि पर सबसे ज़्यादा चिन्ह जो इस वर्ड का यूज़ किया गया है वो है यू आकार का। यू आकार का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, और सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह जो है वो मछली, फिश का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। अब हम बात करते हैं धार्मिक स्थिति की। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये मानव, पशु, वृक्ष तीनों रूपों में ईश्वर की उपासना करते थे। साथ ही साथ ये भक्ति और पुनर्जन्म इन सब चीज़ों में भी विश्वास करते थे। ये इनके धार्मिक जीवन के अंग थे। अब हम बात करते हैं कि किन किन जगहों से हमें
जो विभिन्न स्थल हैं, किन किन जगहों से हमें क्या क्या मिला है। तो हड़प्पा में हमें पक्की मिट्टी है उसकी स्त्री की मूर्तिकाएं मिली हैं, भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति मिली है जो हमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है, तो इससे पता चलता है कि वो ज़मीन की उपजाऊ ज़मीन की पूजा करते थे। विद्वानों के मत में ये पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। हमें कालीबंगा से अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। हमें सिंधु घाटी सभ्यता में एक योगी का चित्र मिला है जिसके 3 या 4 मुख हैं, और बेसिकली ये जो योगी है ये शिव की योगी कर रहा है, शिव का उपासना कर रहे हैं, और ये हमें मिला है मोहनजोदाड़ो से। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग अपने शवों को जलाया करते थे। लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हमें हवन कुंड मिले हैं जो उनके वैदिक होने का प्रमाण है। यहाँ हमें स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, यानी कि जो स्वास्तिक चिन्ह है वो किसकी देन है, वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। अब हम बात करते हैं प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में हमें बहुत सारे मंदिर मिले हैं, लेकिन हमें सिंधु घाटी सभ्यता में एक भी मंदिर नहीं मिला है। और कई इतिहासकार ये मानते हैं कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो अपने घरों में, खेतों में या नदी किनारे ही पूजा करते थे। जैसे मोहनजोदाड़ो में बहुत बड़ा हमें स्नानागार मिला है, तो वहाँ पर जितने भी धार्मिक कर्मकांड होते थे, पूजा वगैरह होती थी, वहाँ ज़रूर होती थी। और जैसे आज हम हिंदू जो लोग हैं, बहुत से लोग हैं गंगा नदी में नहाते हैं, पवित्र अपने आप को समझते हैं, वैसे ही वहाँ पर वो उस स्नानागार में जाकर अपने आप को पवित्र करते होंगे। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में कि सिंधु सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ। देखिए, इसके ऊपर कोई एक मत नहीं है, और अभी तक इतिहासकार ये नहीं जान पाए हैं कि किस वजह से सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ था वो किस वजह से हुआ था। तो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनके मत हैं। जैसे गॉर्डन चाइल्ड का मानना है कि बाह्य आक्रमण यानी कि अटैकर्स आए थे और उनकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। जॉन मार्शल मैके एस एवं आर राव को लगता है कि बाढ़ की वजह से। ओरल स्टाइन एन घोष को लगता है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। आर साहनी को लगता है कि जो हमारी जो ज़मीन है, प्लेट्स हैं हमारी ज़मीन की, उसमें कुछ परिवर्तन आए होंगे जिस वजह से ये जो ज़मीन है खिसक गई होगी, हट गई होगी। जॉन मार्शल को लगता है कि प्रशासनिक शिथिलता यानी कि प्रशासन जो है वो ठीक तरीके से चल नहीं पाया होगा और उसका पतन हो गया। KUR कैनेडी को लगता है कि कोई भौगोलिक आपदा आ गई होगी, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे बाढ़ वगैरह या कुछ भी हो सकता है, भूकंप वगैरह कुछ भी, तो उस वजह से तहस नहस हो गई। तो ये हो गई हमारी पतन के बारे में विद्वानों के मत। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि जो सिंधु सभ्यता की देन थी वो क्या क्या थी, उन्होंने हमें क्या क्या देन दी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, उन्होंने हमें दशमलव प्रणाली, जो मापतौल की प्रणाली है वो दी, नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग के बारे में बताया, नालियों की व्यवस्था के बारे में बताया, कई सारे देवी देवताओं का वो पूजते थे इसके बारे में बताया, मातृ देवी की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, जानवरों की पूजा करते थे, लिंग योनि की पूजा करते थे, जल को धार्मिक महत्व देते थे, स्वास्तिक चिन्ह इन्हीं की देन है, ताबीज़ वगैरह, तंत्र मंत्र का प्रयोग करते थे, आभूषणों का प्रयोग करते थे, बहुत सारी फसलों की कृषि व्यवस्था इन्होंने की, अग्नि पूजा की, मोहरों का उपयोग किया, बैलगाड़ी वगैरह इन्होंने चलाई, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार इन्होंने किए। तो बहुत सारी जो देन है सिंधु घाटी सभ्यता की देन हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं, ये तो मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, अब हमने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं, अगर आप चाहें तो साथ साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो मेरा फर्स्ट वीडियो है और जो सेकंड वीडियो है उसको कंपाइल करके मैंने एक ऑब्जेक्टिव कुछ 7-8 क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चंस को। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी प्रमुख फसल थी? तो ऐसी कौन सी प्रमुख फसल थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी? तो इसका आंसर है जौ एवं गेहूँ, बी, जौ एवं गेहूँ इनकी प्रमुख फसल थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी थी? सेलखड़ी से। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेलखड़ी से बनी थी, इसके अलावा मिट्टी चट से भी बनी थी कुछ मोहरें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस धातु से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित नहीं थे? वो लोहे से परिचित नहीं थे, यानी कि केवल बी। तो इसका सी आंसर हो गया, वो लोहे से परिचित नहीं थे, वो तांबे से परिचित थे, वो टिन से परिचित थे, और दोनों को मिला के बनाते थे वो कांसा, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सिंधु घाटी के लोग अफगानिस्तान से क्या आयात करते थे, मतलब क्या मंगवाते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो अफगानिस्तान से कीमती पत्थर और चांदी मंगवाते थे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से क्या वो मंगवाते थे।
देखिए, अफ़गानिस्तान से बहुत सारी चीज़ें आती थी, सोना भी आता था, लेकिन बेसिकली जो मेन था वो चांदी और कीमती पत्थर थे। और सोना जो है वो कर्नाटक से भी और फ़ारस की खाड़ी से आता था। और जो सेलखड़ी है, सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से आता था। और सीसा जो है वो ईरान, राजस्थान, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, इन सब क्षेत्रों से आता था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? बहुत इजी है क्वेश्चन। दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 में इसकी खोज की थी। जॉन मार्शल इसके जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे उसके अध्यक्ष थे। और सबसे पहले तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में इसकी खोज की थी, लेकिन उस समय ये काम पूरा हुआ नहीं था। बाद में 1921 में ये काम पूरा हुआ और दयाराम साहनी ने इनकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो को किस और नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपति शिव की मोहर कहाँ पर पाई गई है? तो इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो। पशुपति शिव की जो मोहर है मोहनजोदाड़ो में पाई गई है। आप देख सकते हैं हड़प्पा से बहुत सी सारी चीज़ें मैंने बताई आपको, क्या क्या मिले, कालीबंगान से क्या क्या मिले, लोथल से। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, किस जगह से क्या पे हमें क्या साक्ष्य हमें मिले हैं। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड। डॉकयार्ड हमें कहाँ से मिला है? देखिए, डॉकयार्ड होगा जहाँ पे पानी होगा और जहाँ पे पोर्ट होगा, तट होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें ऐसा मिलता है वो हमें मिलता है लोथल में। और लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में। तो इसका सही आंसर है सी, लोथल। ओके, चलिए, तो ये मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया से लाइक शेयर ज़रूर करें। नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।